बहुत समय पहले की बात है कि एक वन में एक विशाल बरगद का पेड़ काऊ की राजधानी था। हजारों काऊ उस पर वास करते थे। उसी पेड़ पर काऊ का राजा मेघवर्ण भी रहता था। बरगद के पेड़ के पास ही एक पहाड़ी थी जिसमें असंख्य गुफाएं थी। उन गुफाओं में उल्लू निवास करते थे। उनका राजा अरिमर्दन था। अरिमर्दन बहुत पराक्रमी राजा था। काऊ को तो उसने उल्लुओं का दुश्मन नंबर 1 घोषित करके रखा था। उसे काऊ से इतनी नफरत थी कि किसी काऊ को मारे बिना वो भोजन नहीं करता था। जब बहुत अधिक काऊ मारे जाने लगे तो उनके राजा मेघवर्ण को बहुत चिंता हुई। उसने काऊ की एक सभा इस समस्या पर विचार करने के लिए बुलाए। मेघवर्ण बोला, मेरे प्यारे काऊ, आपको तो पता ही है कि उल्लुओं के आक्रमण के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हमारा शत्रु शक्तिशाली है और अहंकारी भी। हम पर रात को हमला किया जाते हैं। हम रात को देख नहीं पाते। हम दिन में जाबाली हमला नहीं कर पाते क्योंकि वे गुफाओं के अंधेरों में सुरक्षित बैठे रहते हैं। फिर मेघवर्ण ने सयाने और बुद्धिमान काऊ से अपने सुझाव देने के लिए कहा। एक डरपोक कौवा बोला, हमें उल्लू से समझौता कर लेना चाहिए। वो जो शर्त रखे हमें स्वीकार करे। अपनों से ताकतवर दुश्मन से पिटने रहने में क्या दुख है। बहुत से कौवे ने का करके विरोध प्रकट किया। एक गरम दिमाग का कौवा चीखा, हमें उस दुश्मनों से बात नहीं करनी चाहिए। सब उठो और उन पर आक्रमण कर दो। एक निराशावादी कौवा बोला, शत्रु बलवान है। हमें ये स्थान छोड़ के चले जाना चाहिए। सयाने कौवों ने सलाह दी, अपने घर छोड़ना ठीक नहीं होगा। हम यहाँ से गए तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। हमें यहीं रहकर और पक्षियों से सहायता लेनी चाहिए। कौवों में सबसे चतुर और बुद्धिमान स्थिरजीवी नामक कौवा था, जो चुपचाप बैठा सबकी दलीलें सुन रहा था। राजा मेघवर्ण उसकी ओर मुड़ा। महाशय, आप चुप है। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। स्थिरजीवी बोला, महाराज, शत्रु अधिक शक्तिशाली है तो छल नीति से काम लेना चाहिए। कैसी छल नीति? जरा साफ साफ बताए स्थिरजीवी। राजा ने कहा। स्थिरजीवी बोला, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला कीजिए। मेघवर्ण चौंका। ये आप क्या कह रहे हैं स्थिरजीवी? स्थिरजीवी राजा मेघवर्ण वाली डाली पर जाकर कान में बोला, छल नीति के लिए हमें ये नाटक करना पड़ेगा। हमारे आसपास के पेड़ों में उल्लू जासूस हमारी इस सभा की सारी कज्जावर ही दिख रहा है। उन्हें दिखाकर हमें फूट और झगड़ा का नाटक करना होगा। इसके बाद आप सारे कौवों को लेकर ऋषिमुख पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनकी विनाश का सामान जुटाऊंगा। घर का भेदी बनकर उनकी लंका धाऊंगा। फिर नाटक शुरू हुआ। स्थिरजीवी चिल्लाकर बोला, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर राजा के बच्चे। क्यों हमें मरवाने पर तुला है? मेघवर्ण चीख उठा, गद्दार, राजा से ऐसी बदतमीजी से बोले कि तेरी हिम्मत कैसे हुई? कई कौवे एक साथ चिल्ला उठे, इस गद्दार को मार दो। राजा मेघवर्ण ने अपने पंख से स्थिरजीवी को जोरदार झापड़ मारकर तिनी से गिरा दिया और घोषणा की, मैं गद्दार स्थिरजीवी को कौवा समाज से निकाल रहा हूँ। आपसे कोई कौवा इस नीच से कोई संबंध नहीं रखेगा। आसपास के पेड़ों पर छिपे बैठे उल्लू जासूसों की आंख चमक उठी। उल्लुओं के राजा को जासूसों ने सूचना दी कि कौवे में फूट पड़ गई है, मारपीट और गाली गलौज हो रही है। ना सुनकर ही उल्लू
के सेनापति ने राजा से कहा। महाराज, यही मौका है कौओं पर आक्रमण करने का। इस समय हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। उल्लुओं के राजा अरिमर्दन को सेनापति की बात सही लगी। उसने तुरंत आक्रमण का आदेश दे दिया। बस फिर क्या था, हजारों उल्लुओं की सेना बरगद की पेड़ पर आक्रमण करने चल दिए, परंतु वहाँ एक भी कौवे नहीं मिलता भी कैसे। योजना के अनुसार मेघवर्ण सारे कौवों को लेकर ऋषिमुख पर्वत की ओर कूच गया था। पेड़ खाली पाकर उल्लुओं के राजा ने थूका। कौवे हमारा सामना करने की बजाय भाग गए। ऐसे कौवे पर हजारों थू थू। सारे उल्लू हू हू की आवाज़ निकलकर अपनी जीत की घोषणा करने लगे। नीचे झाड़ी में गिरा पड़ा स्थिरजीवी कौवा ये सब देख रहा था। स्थिरजीवी ने का की आवाज़ निकाला। उसे देखकर जासूस उल्लू बोला, अरे ये तो वही कौवा है जिसे उसका राजा धक्का देकर गिरा दिया था और अपमानित कर रहा था। उल्लुओं का राजा भी आया। उसने पूछा, तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई? स्थिरजीवी बोला, मैं राजा मेघवर्ण का नीति मंत्री था। मैंने उनको नेक सलाह दी थी कि उल्लुओं का नेतृत्व इस समय एक पराक्रमी राजा कर रहे हैं। हमें उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेघवर्ण क्रोधित हो गया और मुझे फटकार कर कौवे की जाति से बाहर कर दिया। मुझे अपने शरण में ले लीजिए। उल्लुओं का राजा अरिमर्दन सोच में पड़ गया। उसके सियाने नीति सलाहकार ने कान में कहा, राजन, शत्रु की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। ये हमारा शत्रु है, इसे मार दो। एक चापलूस मंत्री बोला। नहीं महाराज, इस कौवे को अपने साथ मिलाने में बड़ा लाभ रहेगा। ये कौवा के घर के भेद हमें बताएगा। राजा को भी इस स्थिरजीवी को अपने साथ मिलाने में लाभ नजर आया। वो उल्लू स्थिरजीवी कौवे को अपने साथ ले गए। वहाँ अरिमर्दन ने उल्लू सेवकों से कहा, स्थिरजीवी को गुफा के शाही मेहमान कक्ष में ठहराओ। उन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। स्थिरजीवी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपने मुझे शरण दी, यही बहुत है। मुझे अपने शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर सेवक की तरह ही रहने दीजिए। वहाँ बैठकर आपके गुण गाते रहने ही मेरी इच्छा है। इस प्रकार स्थिरजीवी शाही गुफा के बाहर डेरा जमाकर बैठ गया। गुफा में नीति सलाहकार ने राजा से फिर से कहा, महाराज, शत्रु पर विश्वास मत करो। उसे अपने घर में स्थान देना तो आत्महत्या करने के समान है। अरिमर्दन ने उसे क्रोधित से देखा। तुम मुझे ज़्यादा नीति समझाने की कोशिश मत करो। चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नीति सलाहकार उल्लू अपने 2-3 मित्र के साथ वहाँ से सदा के लिए ये कहते हुए विनाशकाली विपरीत बुद्धि। कुछ दिन बाद स्थिरजीवी लकड़ियाँ लाकर गुफा के द्वार के पास रखने लगा। सरकार, सर्दी आने वाली है। मैं लकड़ियों की झोपड़ी बनाना चाहती हूँ ताकि ठंड से बचाव हो। धीरे धीरे लकड़ियों का काफ़ी ढेर जमा हो गया। एक दिन जब सारे उल्लू सो रहे थे तो स्थिरजीवी वहाँ से उड़कर सीधे ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचा, जहां मेघवर्ण और कौवे सहित उसी का प्रतीक्षा कर रहे थे। स्थिरजीवी ने कहा, आप सब निकट के जंगल से जहां आग लगी है एक एक जलती लकड़ी चोंच में उठाकर मेरे पीछे आइए। कौवों की सेना चोंच में जलती लकड़ियां पकड़कर स्थिरजीवी के साथ उल्लुओं की गुफाओं में आ पहुँचे। स्थिरजीवी द्वारा ढेर लगाई गई लकड़ियों में आग लगा दी गई। सभी उल्लू जलने या दम घुटने से मर गए।
राजा मेघवर्ण ने स्त्रीजीवी को कौवा रत्न की उपाधि दी। इस कहानी की सीख, शत्रु को अपने घर में पनाह देना अपने ही विनाश का सामान जुटाना है।